अ, बहुत बड़ा मतलब कल क्लिनिक में एक डॉक्टर आए थे। जब मैं कल दुबई पहुंच गया सुन के, यही यही एमओएच पास आउट हुए शायद। शी इज फ्रॉम लखनऊ। हमारी रेगुलर स्टूडेंट भी है, डॉक्टर भी है 10 साल से यूएई में। तो सर आपसे बहुत पहले से हम मिले जुड़े हुए, आपकी यूट्यूब की लेक्चर सुन सुन के यूनानी प्रैक्टिस किया, तो अभी 10 साल के मैं आपको आमने सामने देख रहा हूँ बोल के। तो वो इतना खुश हो गया क्योंकि अपने ये जो लेक्चर्स, हमारी जो क्लासेस पूरी जगह पे मतलब फैल के यूनानी के जरिए एक ऑरा, एक एक वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, जाने या अनजाने, बहुत अच्छी बात है ये। तो हम भी सोचने लगा भाई हमको इतना मानने वाला है दुनिया में कहीं नहीं। हमारी फैंस माशाल्लाह गुड। अभी और एक ये चीज ये कि अभी इंशाल्लाह हमने एक सेंटर अभी यहाँ डाल रहे हैं शारजा में। ऑलरेडी मेरा एक क्लिनिक था, लेकिन मैं एक 3,500 स्क्वायर फीट का जगह ऑलमोस्ट हमने भाड़े पे परचेज करके उसका पूरा काम हो गया 100%। अभी अगले बार इंशाल्लाह इनोग्रेशन का टाइम पे मैं सबको फोटोग्राफी शेयर करूंगा। और यहाँ बहुत ज्यादा मतलब समझो स्कोप है, स्कोप इन द सेंस हिकमत जानने वालों को। क्योंकि हर पेशेंट, अभी कल मुझे मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया था यार, हायर ग्रेड का, लाइक मेजर एजर कैटेगरी 3 स्टार के ऊपर है उसको कैटेगरी। तो वो इन लोग क्या होते हैं कि इन लोग को छोटी छोटी बात पे इन लोग जाते हैं विदेश यूरोप वगैरह जाके इन लोग अपना इलाज करके आते। तो वो कुछ एक्सीडेंट हो गया तो मैंने पूरा हिस्ट्री सुना 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 सुना। तो हिस्ट्री से समझ में आ रहा है कि जो वो जो एक्सीडेंट की जो इम्पैक्ट की वजह से उसकी सर्वाइकल इश्यू स्टार्ट हो गया। वो सर्वाइकल की वजह से उसको सीवियर हेडेक स्टार्ट हो गया। फिर वो हर जगह दिखाया, सब लोग ने उसको समझो की का यानी माइग्रेन का डायग्नोसिस किया। कुछ लोग ने उसको साइकेट्रिक का भी दिया। तो वो आके बैठे सर मैं अमेरिका यूएस जाके उसका पूरा रिपोर्ट लाया, बिल्कुल फर्क नहीं। वहां से इन लोगों ने सर्जरी भी किया, गर्दन में क्या क्या करके रखे। तो आए, सुने सुने सुने। तो बेसिकली वो एक इम्तिला है सर्वाइकल। तो मैंने उनको 2-3 बार ऐसा ये किया, पाल्पेट किया गर्दन में, तो चिल्लाने लगा। तो वो खुद बोल रहा है मुझे कोई डॉक्टर्स मुझे हाथ नहीं लगाए, कोई डॉक्टर्स मुझसे ज्यादा बात नहीं किया। जहां जाते हैं वहां एमआरआई एक्सरे इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। तो बहुत सारे मरीज आज के दौर में मैं समझता हूँ मिसिंग, मिसिंग किसको बोलते हैं कि जो मशीन की जो मिसिंग है वो हमारे जरिए हम उनको पूरा कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोग को आजकल जो मैकेनाइज्ड इतने हाईली सोफिस्टिकेट वर्ल्ड में एक ह्यूमन टच, इंसान की एक हाथ, हकीम साहब की एक हाथ, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वो पेशेंट बोला सर किसी ने ऐसा मुझे नहीं देखे, आपने इतनी परफेक्टली मुझे मेरा प्रॉब्लम बताया। मैं सबसे पूछता मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो कोई कुछ बताते नहीं। मैं छोटा सा मिसाल बता रहा हूँ। तो कहीं भी जाऊं सबकी प्रॉब्लम, सबकी डिस्कशन, सर ये है हमने वहां से यूट्यूब से ट्रीटमेंट किया, हमने वहां गया यहाँ गया, छोटी छोटी बात को लेके इतनी इसकी कॉम्प्लिकेटेड करके किसी को बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। तो हमको जब तक हमारी हिकमत और हमारी सोच, मैं समझता हूँ हम लोग उस हिसाब से अगर लेके जाएंगे, दुबई के लंदन में भी हम लोग को लेके जाएंगे भाई इनको जरा डायग्नोसिस करो, हम परेशान है, मशीन आड़ा टेढ़ा कुछ भी बोल रहे हैं। अब देखते हैं जो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लेटर लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ने के समझ में नहीं आती। इसमें एक ह्यूमन टच नहीं, एक इमोशनल टच नहीं। राइटिंग तो जबरदस्त आता है, हाय हाउ आर यू ये सब करके राइटिंग। कल मैंने एक पेशेंट को मैंने लेटर लिख के दिया था मेडिकल, परसों आने से पहले डिस्चार्ज लेटर लिख के दिए थे। तो वो मुतमईन नहीं था, सर थोड़ा सा ये। मैं बोला यार इसमें ज्यादा क्या लिखूं, तुम डिस्चार्ज हो गया, अच्छा हो गया, कितने दिन ट्रीटमेंट।
फिर मैंने मेरे स्टाफ को बोला भाई जरा एआई का हेल्प ले लो, तो माशाल्लाह एआई ने भी इतना जबरदस्त लेटर लिख के दिया। फिर हम लोग क्या करते, थैंकिंग यू, तो एआई ने नीचे लिखा थैंकिंग फॉर गो थ्रू दिस लेटर बोल के। मतलब हर जगह पे वो समझ में आते हैं कि वो मशीन का लिखा हुआ है। तो आज आप कहीं भी जाओ, पेशेंट की कोई कमी नहीं। हम लोग पहले सोचते ना कौन यूनानी को मानते हैं, कौन यूनानी में आएंगे, सब थकेले, सब थक गए ट्रीटमेंट कर करके। तो छोटी मोटी चीज से, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी ट्रीटमेंट से बड़ी बड़ी चीज का अगर आप इलाज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो हर चीज का जो पहलू है वो एक अलग जगह पे इंशाल्लाह पहुंचेगी। तो यहाँ का क्लिनिक इंशाल्लाह दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे, फिर हर महीने में कंटिन्यूस आई विल बी हियर फॉर 10 days। लास्ट 10 days आई विल बी इन दुबई, बाकी 20 days आई विल बी इन केरला। तो 2-3 और भी इंशाल्लाह इरादा है, दुआ करो वो भी हो गया तो यूनानी के लिए एक अच्छी, मतलब एक माइलस्टोन रहेगी, खासतौर से मिडिल ईस्ट यानी इमारात में। और एक्चुअली मैंने जो यह सेटअप नहीं है ना, होटल रूम है ये, तो मैं वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके कैमरा सब फिट करके रखा। सो कल लास्ट लेक्चर हमारे जो सिलसिला था इमेटोलॉजी या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में यूनानी क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ा चैलेंजिंग हम लोग का, सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये कि इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लेके अपने पास जा आता है, उन पेशेंट को हाउ विल कन्विंस। अब देखो इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है वो, पूरा यूएस वगैरह आके आया, हमने कोई ज्यादा टेक्निकल बात नहीं किया, हमने कोई साइंटिफिक वर्ड उनको इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ उनको बोला तारा तुम्हारा गर्दन बताओ। तो मैंने गर्दन में 2-3 जगह पे जो अपने जो मसाज करते हैं वहां सिर्फ प्रेसिंग किया, तो बोले सर एग्जैक्टली यही है मेरा प्रॉब्लम। तो कभी कभी कितने भी बड़े इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आन दो, जब आपकी जो एक ह्यूमन टच होते हैं वो सब फेल हो जाते हो। तो इन्वेस्टिगेशन, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन को अहमियत उस हिसाब से दिया करो जो हमारी ट्रीटमेंट में काम आए, मरीज को काम आए, ट्रीटमेंट की प्रोग्नोसिस को फाइंड आउट करने के लिए, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेशन करने के लिए। दूसरे एक पेशेंट आया था आज कल रात में, वो एक्चुअली शी इज फ्रॉम मैसूर, वो एक शिया फैमिली का है वो, बहुत पहले से मेरा पूरी खानदान मेरा पेशेंट है। तो इनफर्टिलिटी केस, शादियों के शायद 3-4 साल हो गए, इतने सारी इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ बचा ही नहीं। तो एवरीथिंग उनका भी नॉर्मल है, तो जब नॉर्मल आते तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं ना, फिर क्या बोलूं मरीज को, बहाना क्या बनाऊं, नहीं तो वो नॉर्मल लड़ दो ये कि वो बच्ची इतनी दुबली पतली है, तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा वेट कम करो। अब देखो कितनी बेवकूफी की बातें करते हैं। इनफर्टिलिटी में कहीं पड़ा है ओबिसिटी की वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है, ओबिसिटी, पीसीओडी कैन लीड्स इनटू ओबिसिटी, इतना भी लॉजिक मंदिक नहीं। सामने बैठे हुए पेशेंट को कम से कम देख रहे कि वो पेशेंट भी, मैं मेरे बोलने से हंस रहा था, पेशेंट बोला सर दूसरे एक डॉक्टर के पास गया तो वो टाइम पे डॉक्टर ने बोला यू आर अंडर वेट। अब गायनक के पास गया, इनफर्टिलिटी के पास गया, बोला आपकी वेट कम करना है बोल के ग्लूकोफेज खाने को, मतलब ग्लूकोफेज खाएंगे तो चक्कर आके गिरेंगे हिपोग्लाइसीमिया में। तो बहरहाल हर जगह पे इन्वेस्टिगेशन के जरिए, खास तौर से जैसे दुबई वगैरह में इन्वेस्टिगेशन से इतनी कमाई होती कि उसका कोई आप लोग की सोच की, गुमान की वो बाहर है। तो हमारे इधर भी चलते लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा है। तो इमेटोलॉजी के अंदर हम लोग को अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बीइंग एन हकीम, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, यानी कि आप बोल सकते क्लू, मैंने हम लोग कल लास्ट लेक्चर में दिए थे। तो आप उसको कैटेगराइज करो, जैसे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में, जैसे अभी आपको समझ में आ रहा है कि आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है। अब आयरन डेफिशिएंसी जब वो होते हैं तो उसमें कौन सी किस्म की एनीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है क्या, या हिमोलाइटिक एनीमिया है क्या, ये सब लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन में चले जाते हैं। अब मरीज को हम समझाते हैं कि भाई ठीक है, इसमें आपको खून की कमी है, नो डाउट, ये कंफर्म है आपकी खून में इसकी मतलब एचबी की कमी है।
तो एचबी की कमी दूर करने के लिए सिर्फ एचबी की जरूरत नहीं पड़ती, एचबी कमी होने की वजह ढूंढो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सबब का इजाला। तो हम हमारे हिसाब से हम ध्यान रखेंगे मैदा कैसे, उसकी लीवर कैसे, उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी डाइजेशन, उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे, ये सब चीज के जरिए हम उसको ट्रीटमेंट, हमको एक क्लू मिल रहा है, वो क्लू हमको ट्रीटमेंट में काम आता है। तो वैसे हम लोग क्या करें, जितने भी हम लोग के पास पेशेंट आते हैं वो इन्वेस्टिगेट, जो इंफॉर्मेशन हमको मिले, ये जरूरी नहीं कि आपको किसी का मोबाइल माइक चल, इसका एक माइक खाली जगह बंद है। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको इतना याद रखने का, इन्वेस्टिगेशन को आप 4 खेल से कैसे जोड़ सकते हैं। अब कल लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव इश्यूज के अंदर या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आ रहे, याद रखना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसमें सफरा का एक दखल रहता है, याद रखना। जितने भी वायरल इश्यूज कनेक्टेड है उससे भी आपको क्लू मिल सकते हैं, सफरा से कनेक्ट, वो किताब में याद रखने का। ये जो बात है, ये जो बात मैं कह रहा हूं, वो आपको कोई भी यूनानी की ऑथेंटिक किताब में नहीं मिलेंगी, क्योंकि यूनानी की ऑथेंटिक किताब आज से समझो एक 200 साल पहले भी लिखा है, समझो 200-150 साल पहले। वो टाइम पे ईएसआर हो या समझो आज की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन का कोई सोच या कोई समझो नजरिया नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि अगर रहा होता तो हमारे हकीम लोग भी लिख के गए होते क्लू करके, इसके लिए इस्तेमाल इस्तेमाल इस्तेमाल। ये आज हमारी फर्ज है, ये भी आप, मेरा कहना है कि आप लोग मुझे भी मत फॉलो करो, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे। तुम इन्वेस्टिगेशन देके, रिपोर्ट देके, उसके बाद उनका साइन एंड सिम्टम से कोरिलेट करो। यानी कि इन्वेस्टिगेशन देखते सर इसमें तो एंटी मुलरियन हार्मोन हो रहे हैं या इसमें हेपेटाइटिस बी और चलो एंटी वायरल स्टार्ट कर लेते। ये जरूरी नहीं कि पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स के हिसाब से डीप हिस्ट्री जरूरी है। हिस्ट्री से, हिस्ट्री के अंदर ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, उसकी तमाम अलामत। अब मैंने कल लास्ट, इससे पहले भी एक बार बोल थी कि होम्योपैथी वाले का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है उनकी मिजाज के ऊपर, टेम्परामेंट के ऊपर वो लोग दवा देते हैं। वो कितने लोग फॉलो करते दैट्स डिफरेंट। वो यहाँ तक पूछता है कि खाना खाने के टाइम पे किस इसमें खाते, इस तरफ के लेफ्ट तरफ, सोने के टाइम पे किस तरफ पलट के सब, इतनी डीप हिस्ट्री लेता है वो। यानी कि वो उसको एक क्लू मिलते हैं, इनकी मिजाज क्या है, बिलेरी है क्या, बाइल टाइप की क्या, मेलंकोलिक है क्या, फेल्गमेटिक है क्या। तो हम किताब में आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेंगे, आपको बनाना है कि फाइंडिंग्स को मैं हिस्ट्री से कैसे जोड़ू। जैसे अभी फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सुनते ही तुमको तो ओके दिस इज सफरा की लाइसिस हो, फिर उसकी हिस्ट्री मिलेंगे, फिर बुखार आ गया था, वायरल फीवर हो गया था, चिकनगुनिया हो गया था, फिर चेहरे में थोड़ा लालीपन आ गया था, मेरा पाल्पिटेशन बढ़ गया था, मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा था, माइग्रेन की शिकायतें हो रहा था। आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि उसको तस्दीक करने के लिए, सफरा से तस्दीक करने के लिए दूसरे आपको कोई सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको किसी को दिखाना भी नहीं। आपको मरीज में क्या करना है कि मरीज से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, अपने आपको एविडेंस की जरूरत नहीं, आपको रिजल्ट के लिए एविडेंस आप ढूंढेंगे तो शायद आपको, मेरे ख्याल से और 10 साल लगेंगे कि इसको हाउ टू कोरिलेट। जिसे हम इंशाल्लाह हम लोग, आप जो लेक्चर सुन रहे हैं इसमें से कोई हकीम साहब ये किताबी लिख सकते हैं, रिसाला लिख सकते हैं, ये एक किताब लिख सकते हैं कि व्हाट इज व्हाट आर द लेबोरेटरी फाइंडिंग्स व्हिच यू कैन गिव ए क्लू एज पर हेल्थ के एतबार से क्या क्या क्लू हो सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं किताब। इसके लिए बहुत कोई बड़ा दिमाग और महान बनने की या कोई ज्ञानी या कोई गणित की जरूरत नहीं, इसमें आपकी तकवा होना चाहिए। किस जगह पे क्या चीज बिगड़ रहा है, उससे क्या अलामत आ रहा है, वो अलामत मेरे सफरे से, बलगम से, रुतूबत से या यबूसत से या हरारत से या बरूदत से जुड़ा है, बस इतना काफी है। उससे क्या होता है कि उससे आपको एग्जैक्टली ये बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम, तो आप फिर बाद में आपको रिजल्ट भी मिल सकते हैं। मैं रिसेंटली ये डाले थे SGPT SGOT 800 900 1000 के ऊपर गए थे। अब वो मैंने सिर्फ शायद काइनिल सिरप और दूसरा कोई दवा दिए थे, विद इन 15 डेज
100 के नीचे आ गए। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये इतनी फास्ट असर कैसे होते हैं, जबकि वो सफरावी है, सफरावी फास्ट असर होता है। तो कभी हमको खुद यकीन नहीं आता कि इतनी फास्ट रिस्पॉन्स एक एंटी सफरा देने से खून के अंदर तब्दीली कैसे आ रहा है। तो अभी आपको कोई किताब लिखना, रिसर्च पेपर सबमिट करना है, तो यू हैव टू कीप ऑल दोस रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट की प्रोग्नोसिस के थ्रू। हमने आज तक उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो कभी के आजकल मैं थोड़ा ये, क्योंकि मोबाइल में जो जूनियर्स आते तो मैं उनको ये बोलते हैं भाई जरा फोटो निकाल के रखो या वीडियो निकाल के रखो। तो आजकल वीडियो बहुत निकाल रहे, पेशेंट जब आए 1 सेकंड 1 मिनट के अंदर मसाज के बाद में पेशेंट कैसे जाते, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम एक दिन, इंशाल्लाह एक दिन हम लोग उसको वीडियो का प्रसन्न करेंगे भाई, हाउ पेशेंट्स गेटिंग द रिजल्ट। नहीं तो क्योंकि हमको कोई चीज को साबित करना नहीं था। अभी अभी जितने लेक्चर सुन रहे हैं तुम लोग, शायद तुमको कोई सबूत की जरूरत नहीं सर, हम लोग कन्विंस्ड है। अब जब हम कोई दूसरी जगह पे बात करते हैं तो बोले नहीं यार ये सब यूनानी वाले से थोड़ी होता है, तुम्हारी कंसेप्ट का है सब चीज में। तो उसके लिए हमको एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना जरूरी है। ये आप भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको, जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ या आप कोई प्रसन्न कर रहे, इसमें भी कोई महानता की जरूरत नहीं, बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं। मैं जैसे अब अनपढ़ गवारा कोई भी ये काम कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बार बार आपको रिजल्ट मिल रहा है, यू मेक इट डॉक्यूमेंट करो। फिर ऐसी प्रेजेंटेशन करो, सर मेरे क्लिनिक के अंदर 5-5 पेशेंट का डॉक्यूमेंट मैंने रखा है। सीधा सर पेशेंट आने से पहले ये था, मैं सोचा ये था, मैं एंटी सफरा का ट्रीटमेंट दिया, ये सब दवा दिया, 14 डेज के मुझे ऐसा साइंस बनता है। पहले हम लोग यूनानी की मेन मसला नहीं था, यूनानी में डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता था, इसलिए हमारा कोई सुनता ही नहीं। हमने इतना बोलते थे, मैंने वो हजारों पेशेंट को हकीम साहब ने सही किया, हमने सैकड़ों पेशेंट को चलाया, बातें कराया, हमने ऐसा किया, शेर बनाया, ये बना, हम डॉक्यूमेंट। लेकिन आज हमारे पास हर आदमी, डॉक्टर के पास कहीं नहीं अच्छे मतलब एंड्रॉइड फोन रहेंगे, स्मार्टफोन जमा करके रखो प्रोग्राम, कभी भी कोई मौका मिले तो आप भी बिड़ सकते भाई, वो माइक चालू करके देखो, दिस आर माय एक्सपीरियंस इन माय लाइफ एज पर यूनानी प्रैक्टिस के अंदर। तो हिमेटोलॉजी के अंदर आप लोग को कोरिलेट करने के लिए आपको बहुत सारे चीज आ रहे हैं। उसमें खास तौर से डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज लाइसिक्स इश्यूज ज्यादातर आपको सफरावी इश्यूज में मिलेंगे या बिलियरी इश्यूज में मिलेंगे। सफरा से याद रखना है, नॉट बाइल, गर्म खुश्क इश्यूज से। और ज्यादातर मैंने बताया कि रुतूबी इश्यूज ताफुन से कनेक्टेड रहेंगे, जैसे WBC काउंट बढ़ रहे हैं या ESR बढ़ रहे हैं या कोई चीज विच इज रिलेटेड टू दिस थिंग्स। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आजकल बहुत, यानी कि विटामिन डी, विटामिन सी या कैल्शियम डेफिशिएंसी, इसको भी हम भी जानते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी डी हो रहा है। अब जिसका चेकअप हो रहा है उसका विटामिन डी 20 के नीचे आ रहे हैं, सबको विटामिन डी खा रहे, विटामिन डी दे रहे। तो हमको देखना है कि विटामिन डी है क्या चीज, विटामिन डी क्या है सर, हमको कैसे मालूम पड़ेंगे सर विटामिन डी क्या है। तो या समझे किसी ने पूछा से थायराइड की मिजाज, अरे थायराइड की मिजाज, थायराइड अपनी बॉडी में क्या करता है उसको मालूम करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएंगे थायराइड की मिजाज क्या है। वो किताब में कहीं लिखा भी नहीं तो याद रखो सर, थायराइड बढ़ने से ये अलामत आ रहे, थायराइड घटने से ये अलामत आ रहे। यानी थायराइड एक गर्म मिजाज का हार्मोन है, वो कम होने से क्या क्या इश्यूज होते हैं, ज्यादा होने से क्या, वो भी एक साइंस है ना। बहुत सारे लोग बोलते सर घटने से भी कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी दवा मत खाओ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब के लिए दवा मत खाओ, तुम थायराइड की दवा खाए उससे फायदा नहीं हो। सर डॉक्टर ने बोला मेरा बाल गिर रहा है थायराइड की वजह से, मेरी फलाने फलाने इश्यूज थायराइड की वजह से। बोला हर चीज थायराइड की जरूरी नहीं, लेकिन थायराइड आपको मतलब देखने में आपका थायराइड कम 19, ये शायद आपका नॉर्मल थायराइड भी हो सकता है। ये थायराइड डेफिशिएंसी की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम हो रहे तो आप थायराइड की दवा स्टार्ट करते ही आपकी इश्यूज बंद होना चाहिए। अगर नहीं हो रहे तो थायराइड की वजह से नहीं, लेकिन हम उसको क्यों मानते हैं, रिपोर्ट में थायराइड डेफिशिएंसी, इसलिए जिंदगी भर खाते रहते थायराइड की। तो उनसे पूछा करो ये अगर थायराइड की वजह से आप, डॉक्टर साहब ने बोला तो थायराइड का दवा स्टार्ट करके विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपकी तमाम अलामत मतलब खत्म होना चाहिए। नहीं होता किसी का तो थायराइड से कनेक्टेड नहीं। डॉक्टर लोग को इतना होना चाहिए आपको डेफिशिएंसी को फाइंड आउट करके वो डेफिशिएंसी को बढ़ाने की दवा देना। उनको ये मकसद नहीं है कि इस डेफिशिएंसी आपको तकलीफ दे रही है या फायदा कर रही है।
उनसे उसका कोई संबंध ही नहीं। डॉक्टर से कोई, डॉक्टर मरीज को डेफिशिएंसी से कोई, डॉक्टर को कुछ बताना है कि आपको इस प्रॉब्लम की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से अगर हो रहा है तो उसको अगर रेक्टिफाई किया तो अच्छा। कितने लोग को एंजियोग्राम एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी तकलीफ होता है चेस्ट में, तो डॉक्टर से नहीं, वो तुमको साइकाट्रिक है, वो साइकोलॉजी है, वो तुमको अभी भी दिमाग में पड़े, वो गैस्ट्रिक है। अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है दूसरी कोई वजह से, हार्ट का नहीं, आप कितनी भी बाईपास सर्जरी भी करो प्रॉब्लम वही रहेंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा डायग्नोसिस, यानी कि मैंने आपको डायग्नोसिस किया टीबीडी है, ट्रिपल वेल डी, वो ट्रिपल वेल डिसऑर्डर से उसको शायद एक खफकान तक नहीं आया होगा। वो ट्रिपल वेल डिसऑर्डर से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको 24/7 चेस्ट पेन क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लॉक स्टिल इज देयर। ऐसा नहीं कि अचानक सर कल चेस्ट पेन हो गया, भाग के गया, पता चला 3 ब्लॉकेज। अरे भाई, चेस्ट पेन कल हुआ, परसों सर से पूछ के देखो सर, ये क्या नाम उसका, ये ब्लॉकेज कब है, कल आया कि परसों? नहीं, ये ब्लॉकेज बरसों पुराना है। तो बरसों पुराना है तो बरसों पुराना दर्द क्यों नहीं होते? तो हर इन्वेस्टिगेशन में एक लॉजिक अप्रोच इस्तेमाल किया करो। व्हाट इज लॉजिक अप्रोच? पेशेंट को बोला सर कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट किया तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आप देखते होंगे जितने भी दवा इन्वेस्टिगेशन के तौर पे देते कि आगे जाके आपको कुछ भी हो सकता है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम, इस हिसाब से ज्यादातर पेशेंट को पकड़ता है। यूरिक एसिड बढ़ गया तो पेन, अगर ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है बॉडी पेन, तो यूरिक एसिड बढ़ने से अगर पेन हो रहा है तो यूरिक एसिड का मेडिसिन खाते ही 1-2 दिन के अंदर पेन सबसेट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो यूरिक एसिड की वजह नहीं। अगर यूरिक एसिड की दवा में अगर पेन किलर भी दिए तो भी वो सबसेट होते, जरूरी नहीं कि यूरिक एसिड कम हो गया कि नहीं। तो यहाँ आपको कोरिलेट करने का, कोई चीज की कमी है ज्यादती की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन की आपको पास लेके आया, तुमसे पहले पूछा करो। मैं दवा स्टार्ट करूंगा, पहले बताओ कि किस वजह से आपको ये चेकअप में प्रॉब्लम आया, ये दवा स्टार्ट करने की। तो आज तक मुझे बहुत सारे जगह पे मुझे यही दवा, सर ने बोला ये चीज की डेफिशिएंसी है, जाते खाते रहो खाते रहो। मैं बोला आपको क्या इश्यू है? तो ये पेशेंट के अंदर कन्विंस करने की एक बेहतरीन तरीका है। इन्वेस्टिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है या किस जगह पे उसकी इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज को आप अगर बाकायदा उसको कैटेगराइज करके रखें तो इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि पेशेंट भी आजकल थक चुकी है, क्योंकि जो ब्लड की वजह से दवा दिया, वेदर इट इज शुगर हो, प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, थायराइड हो, यूरिक, की 5 दवा सब खाते हैं पूरी दुनिया में। अब 10-15 साल के में एक साइकाट्री का भी दवा चालू रखेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी लग गई सबको। आजकल बड़े बड़े कंसल्टेंट स्टार्ट कर लिया हो हल्का सा एंटी एंग्जाइटी ड्रग बोल के। तो बहरहाल ये है आज हमारा Q&A सेक्शन है। अगर सवाल करना है तो इंशाल्लाह 2-3 सवाल हम जवाब करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। ट्राई टू बी लाइक, इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक से आप सवाल कीजिए ताकि सबको, सवाल तो बहुत करने को रहेंगे लेकिन। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरा एक सवाल है कि ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इस समय से पपाया देते हैं, पपीता, हम्म, जैसे सफरावी है तो पपाया के देंगे तो चीज़ें और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन आज आप देखते हैं पूरे इंडिया में पपाया की टैबलेट जोर शोर से दी जाती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। हम्म। ये सवाल मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था। पपाया गर्म है जी सर। और पपाया के लीफ और पपाया के एक्सट्रैक्ट से दवा बनता है। और सर गुड़ और भी देते हैं आज के ज़माने में, हार रतब है वो। तो मुझे लगता है सर कुछ हम जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अलग अलग मिजाज के लोगों के लिए अलग अलग चीज़, ऐसा तो नहीं है सर? एक तो वही है मेनली। मैं उसके अंदर मेरा जवाब, मेरे सोच और मेरी तजुर्बा क्या है मालूम, बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स एंड ब्लड से बहुत सारे चीज, जैसे प्रोटीन फैक्टर से लेकर बहुत सारे चीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लीवर। क्योंकि हीम यानी कि ब्लड का केमिस्ट्री मेनली डायरेक्टली कनेक्टेड टू लीवर एंड किडनी। लीवर एंड किडनी डिसाइड करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री खून का क्या होना चाहिए। अब पपाया बेसिकली गर्म यानी कि होने के बावजूद भी एक लीवर टॉनिक है, वो एक लीवर के लिए अच्छा है।
तो हमने अक्सर ये पढ़ा है कि जितने भी जिगर की दवा है, मुकव्वी जिगर दवा, वो मुकव्वी जिगर दवा हर जगह पे गर्म सर्द तर मुकव्वी जिगर की जगह जगह गर्म खुश्क की मुकव्वी जिगर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या नाम उसका, अब्बे कबित नौशादर है, क्योंकि उसका मिजाज क्या गर्म है, लेकिन हर जगह पे इसको मुकव्वी जिगर के नाम से लिखा है। और आप देखते होंगे बहुत सारे जगह पे अब जैसे सुहागा है, कभी कभी पुदीना है, कुछ जगह पे गरम मिजाज रखने वाले भी जिगर में मुकव्वी का काम करते हैं। हर जगह इलाज में जिद नहीं है, कुछ जगह पे ठंडे मिजाज की दवा भी, लेकिन ज्यादातर हमने बारिद रतब या हार रतब यानी कि मतलब रतूबत या हरारत, ये चारों मिजाज से कनेक्टेड करते जिगर को। ये एक पॉइंट ये आता है कि मिजाज टू मिजाज कभी कभी हो सकते हैं इसके अंदर। बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो मॉडर्न मेडिसिन का जो बेसिक तरीका, उन लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने की सबब, कोई भी दवा बीमारी का सबब का इलाज नहीं करता। मैं समझता हूँ ये जो पपैया की जो कैप्सूल है उसमें थोड़ा बहुत डायरेक्ट लोग जिगर की इस्लाह करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वरना ये मिजाज वाला दवा भी के लिए होना चाहिए प्लेटलेट्स काउंट, इससे कुछ जगह पे सफरावी लोग को कम होना चाहिए। तो ये बेसिकली पेपावेरिन, पेपावेरिन बोल के एक सब्सटेंस है इसके अंदर, पपैया के अंदर, वो केमिस्ट्री में और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने पढ़ा कहीं सुना भी है, तो प्लास्टिक का जो इंडस्ट्री है, पीवीसी पाइप में कुछ केमिकल लगता है उसको क्लॉटिंग करने के लिए, वो इंजिमात करने के लिए उस चीज को। तो उन लोग क्या करते हैं, चाइना वाले जापान वाले उसमें एक शिगाब देते हैं और उसके अंदर से जो दूध निकलता है किसके, ये जो पपैया की, वो दूध एज ए केमिकली इन लोग प्लास्टिक को मुंजमद करने के लिए, प्लास्टिक को एक इंजिमादी कैफियत है शायद इसके अंदर, वो डालने के बाद में वो जल्दी वो एक असेंबल हो जाते हैं, जामिद फॉर्म में होता है और उसको स्ट्रेंथन होता है। मैं भी हैरान हो गया था कि अल्लाह ताला ने, जैसे अभी हमने रबर के बारे में पढ़ा, रबर एक्चुअली एक दरख्त का दूध से बनता है, वो दूध एकदम प्योर अपने दूध के जैसे होते हैं, जैसे गाय की दूध के जैसे, फिर वो एक रख दिया तो जल्दी वो मुंजमद होकर रबर हो जाते हैं। केरला में पूरा उसका प्लांटेशन। तो यहाँ मेरा ये है कि मानना ये, क्योंकि यहाँ जिगर के अंदर जाके कहीं ना कहीं एक किस्म की तहरीक किस तरीके से, क्योंकि कुछ जगह आप याद रखने का, दवा के बारे में हमने पढ़े थे, हम लोग मजाक भी करते थे पढ़ाई के टाइम पे, दवा दुलखासा, यानी दवा अपनी एक खास असर के वजह से ये असर करते, लेकिन उसमें लिखा है नामालूम तौर पे, जैसे रेवंसिनी है, कुछ जगह पे काफूर को भी लिखा है। कभी कभी हम लोग हैरान हो जाते हैं कि मिजाज ये है लेकिन उसकी असर ये, उसमें बहुत सारे अच्छी मिसाल भी दिए थे मैंने, कौन सी पुरानी किताब में पढ़े, दवाए दुलखासा के बारे में। तो दवा का दुलखासा ये कि दवा अपने खास असर से काम करते हैं, यहाँ मिजाज के बात ही नहीं कह रहे। फिर मैं परेशान, फिर क्या यार ये सब गड़बड़ हो रही है जो भी पढ़ के रखे, तो वो होगा उसके अंदर कुछ तो कुछ साइंस, लेकिन हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच रहा। तो बहरहाल हम लोग बेसिकली ज्यादातर सर्द खुश्क आमला हो, खमीरा मरवारी हो, या अंजिबार टाइप की चीज से, या अशोक छाल की जो भी चीज जो है उस पर हमको रिजल्ट मिलते हैं, फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हमारी डेली तजुर्बे में पपैया का जो कैप्सूल जो भी आते हैं वो उससे भी फास्ट रिजल्ट हो रहे हैं। तो वो केमिकल के अंदर क्या इफेक्ट है ये नहीं मालूम, क्योंकि पपैया के बहुत सारे याद रखने का, बहुत सारे मिजाज के अंदर भी तगैर आते हैं, भी याद रखने का आपके लिए। जैसे कैरी, आम, कच्चा कैरी बेसिकली मुसक्किन सफरा है, और जब आम पकता है तो पके आम का मिजाज आर याबी से, और कभी कभी पर रेक्टल ब्लीडिंग होते हैं। चार आप उस खिला के देखो कोई पाइल्स वाले पेशेंट को पर रेक्टल ब्लीडिंग हो जाते हैं उनको। तो आम के मिजाज जब कैरी होते हैं कच्चा, तो हम लोग जैसे सफरावी, बहुत सारे मरीज को मैं बोलते हैं सफरावी, जो माइग्रेन वाले को बोला एक दो टुकड़ा कच्चा कैरी को कुचल के थोड़ा सा जूस बना शक्कर डाल के नींबू की वजह, तो बोले सर एकदम
सुबह से शाम तक बॉडी ठंडा रहता है, ये आमचूर ये वगैरह। तो मिजाज वो दाफे मतलब दाफे सफरा है, या समझो तो बलगम को बढ़ाता है, ठंडक को बढ़ाता है। जबकि आम पकने के बाद में उल्टा हो जाता है, अगर आम ज्यादा खा लिया तो आप दूध के साथ इस्तेमाल करना पड़ेंगे, वरना आपको तकलीफ देते। गर्म मिजाजों के लिए आम उतना ये नहीं। तो कभी कभी याद रखने का, कच्चा फल और पका हुआ फल के अंदर भी मिजाज है, तो उसका भी फिलॉसफी है। जैसे ग्रीन रहता है, धीरे धीरे सूरज की वाइब्रेशन से, एनर्जी से उसके अंदर वो कच्चा जो टेस्ट देते हैं, कैरी का जो टेस्ट, खट्टी टेस्ट, वो धीरे धीरे वो टेस्ट भी कैसे बदल के मीठे में तब्दील होते हैं। तो मीठास का भी और खट्टापन का भी एक मिजाज होता है। तो आप कच्चा पपैया खा के देखो, कच्चा पपैया का भी टेस्ट, पका पक का भी टेस्ट अलग है। तो समथिंग हिडन है उसके अंदर। ये सब बहुत अच्छी चीज है। आप लोग को अगर इसके ऊपर सोच भी कर सकते, अपने दिमाग को टटोल, आपकी दिमाग को थोड़ा निचोड़ने के लिए अच्छे, वेरी गुड। क्योंकि ये क्वेरी मेरे पास भी आ चुकी थी, तो मैंने भी ये तसल्ली करके बैठा है भाई, या तो ये दुलखासा हो सकता है, या फिर अपनी गर्म मिजाज के एतबार से कुछ मिजाजों में काम कर रहा होगा। लेकिन कुछ मिजाजों में, जैसे हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़े थे, ऑक्सीजन इज ए लाइफ सेविंग ड्रग। लेकिन मेरा नजरिया ये कि ये ऑक्सीजन कोरोना में बहुत लोग को मार डाला, जो सफरावी मिजाज और सौदावी मिजाज, जो जिसके अंदर खुशकी की गलबात है। ओके डॉक्टर। ये सर मेरा भी एक नजरिया है। हम्म। मुझे लगता है कि अगर सफरावी मरीज में अगर आपने पपाया दे दिया, मुझे ऐसा लगता है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा Yes. मतलब तजुर्बा मुझे कहता है। अगर आपने हम्म। बलगम में दिया तो हो सकता है कि वो चीज़, इसीलिए तो सर आप देखते हो, मैं देखता हूँ कि बहुत से पेशेंट डेंगू में मर जाते हैं, और बहुत से ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको डेंगू के अंदर होता भी है, लेकिन वो छू कर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि डेंगू हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई मरतबा ये सब चीज़ें ये अभी को कैटेगराइज करना पड़ेंगे। जब अपने पास चिकनगुनिया या थ्रोम्बोसाइटोमेनिया के केसेस आ रहे हैं, उनको ना अच्छे से हिस्ट्री लो। यस सर, हिस्ट्री यस। में सिर्फ 5 सवाल मैं हमेशा याद रखता हूँ। ये इतना बड़ा साइंस नहीं है। सिर्फ आप 10 सवाल हर मिजाजों के लिए एक बाई हार्ट बना के रखो। टिपिकल क्वेश्चन, नींद है, भूख है, चिड़चिड़ापन है, पेशाब की रंग है, पसीने की बदबू है। अगर वो बराबर नहीं, उसकी बीवी से पूछा करो। आपका हस्बैंड का मिजाज, हस्बैंड से पूछा करो। बीवी 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 से, हस्बैंड से अगर बीवी के बारे में पूछा, हम ऐसा सफराई बोलेंगे ज्यादातर लोग। तो दोनों से सवाल पूछा करो, या बेटे से पूछा करो, या माँ से पूछा करो। क्योंकि माँ बोलती है हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं, खुद पूछेंगे नहीं नहीं मैं एकदम नंबर 1 हूँ। कुछ लोग बोलते स्कूल में बच्चे, टीचर बोलती इतना अच्छा कोई स्टूडेंट आज तक मैं देखा ही। लेकिन घर पे पहुंचने के अंदर इनका इतना नखरा रहते हैं बच्चों का, वो अलग मिजाज होता है। तो ये सब चीज हम एक हकीम के तौर पे हर पहलू सोचना पड़े। गुड। यस सर, यस सर। ठीक है सर, शुक्रिया सर। डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर यूसुफ हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हो? सर बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, आप दुआएं आपकी। सर मैं कैसे एक्चुअली चल रहा? ये पूछना चाह रहा था, एक्चुअली मेरी मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव भी है, हम्म। और एंजियोप्लास्टी भी अभी हुई थी 3 साल पहले उनकी। हम्म। अभी अभी लास्ट इन्वेस्टिगेशन कराया था तो उनका सर यूरिया बढ़ रहा है। ओके। 2 पॉइंट मतलब 2 पॉइंट समथिंग है लगभग, और वो सॉरी क्रिएटिनिन, और यूरिया है 72। क्रिएटिन कितना है? क्रिएटिनिन है जी 2.3। 2 पॉइंट। एज क्या आपके अम्मी? एज है सर 64। ओके ओके। डॉक्टर साहब हमेशा एक पॉइंट याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी ट्रीटमेंट की पर्पस के लिए ट्रीटमेंट मत किया करो। इलाज के जी लिए सर, इलाज मत किया करो, कोई भी मरीज जी को। जी मेरे एक कहावत समझ के रखो तुम लोग, हकीम अजमल साहब की एक कहावत सुन के रखो। इलाज के लिए इलाज मत किया करो। मरीज के लिए क्या प्रॉब्लम है उसमें ज्यादा ध्यान, नंबर 1। क्योंकि आज की जो इलाज है वो इलाज के लिए इलाज कर, इलाज के लिए जब इलाज करेंगे तो इलाज कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाजिम है। तो बेसिकली एक जी जी मुद्दा ये होना चाहिए फंडामेंटली, ये पेशेंट के ऊपर हाउ डज इट इफेक्ट द बॉडी, वहीं से स्टार्ट करने का।
यानी कि वीकनेस आ रही है, या पेशाब की इश्यूज आ रहे हैं आउटपुट में, या स्वेलिंग आ रहे हैं, या उनको पाल्पिटेशन, इसका कंसर्न होना चाहिए ट्रीटमेंट। आप जरा आपका बंद रखो। सर सिर्फ पाल्पिटेशन की शिकायत अब होने लगी है और ना कोई हाँ स्वेलिंग भी नहीं है, यूरिन आउटपुट भी ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना, ये बात आपको हमको तब जाहिर होगी जैसे किसी का माइक चालू है, कोई आदमी कोई बड़ा सुपरमार्केट में, लुलु सुपरमार्केट में आया, तो उनको पूछो तो सुपरमार्केट देखने के लिए आया है क्या, टाइम पास करने के लिए आया है क्या? तो बच्चे, आप आए एक मकसद होगा। तो किसी का माइक चालू है इसका, तो उनको ये याद रखो, सबसे पहले वही से स्टार्ट करो, प्रॉब्लम क्या है, यानी फिजिकल क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। वहां से हमको थोड़ा आसान रहेगी कि मेरे मरीज की रिपोर्ट तो है ही है, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट में पेशेंट को फायदा मिल रहा है, जैसे पाल्पिटेशन हो या दूसरी चीज। अब इसमें आप याद रखेंगे एक बड़ा एक पॉइंट है, जो हम जैसे अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं 890 हकीम लोग, बड़े बड़े हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंशाल्लाह हकीम बनने वाले, तो कंसेप्ट वहीं से स्टार्ट करिए। क्रिएटिनिन का मिजाज, यूरिया का मिजाज, ये एग्जैक्टली स्टिल कई किताब में लिखा नहीं कि उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं। अब देखेंगे इसकी अलामत से कनेक्टेड हो। अब क्रिएटिनिन देखा, बेसिकली क्रिएटिनिन बढ़ने के अंदर चेहरे की कलर के अंदर थोड़ा सा मटियाली स्टार्ट हो जाता है। अब वो आपको अगर ये ज्यादा सीखना है तो कोई डायलिसिस सेंटर में एक हफ्ता सर्विस दो, फ्री सर्विस। अब वो पेशेंट जो आ रहे, उसकी चेहरा देखो, उसकी स्किन देखो, उनकी जो मुंह से जो यूरिया की जो स्मेल आता है वो कमरे में दाखिल होने से, तो सब चीजें जाहिर होता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं गर्मी की ज्यादती की वजह से किडनी के ऊपर असर पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि किडनी सर्दी से खराब नहीं होती, गर्मी से ज्यादातर किडनी असर करता है। अब गर्मी की वजह से किडनी और जिगर दोनों कनेक्टेड है इस्तिहाला में, कैमूस और कैलूस सब बनने में। तो वहां से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होते तो यूरिया, ये सब चीज में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जैसे प्रोटीन में ये होते हैं। अब देखना है ये क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह मेटाबॉलिज्म, एक मेटाबॉलिज्म की खराबी, एक इस्तिहाला की खराबी। दूसरा, किडनी की जो फिल्ट्रेशन के अंदर मकामी तौर पे कोई खराबी तो नहीं। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर आप कोई कोई नजरिया लाए और आप लोकल के हिसाब से कोई नजरिया लाए, तो सामने वाला पूछेंगे भाई तुम बोलते तो अपने आप को बहुत उसूल परस्त तिब है, तो दो नजरिया कहां से लेके आ रहे? तो यहाँ भी एक ही नजरिया लेके आने का, मेटाबॉलिज्म के अंदर आर याबिस बढ़ गया, उसकी वजह से किडनी की जो यूनिफरस ट्यूब्यूल्स हो या बोमेंस कैप्सूल के अंदर खुश्की की वजह से छन्नी ज्यादा फैल गए क्या, उसकी वजह से वापस इसके रीअब्सॉर्प्शन होके खून में, यूरिन में जाने की वजह खून में वापस रीअब्सॉर्ब हो रहे क्या, तो मकामी डैमेज किडनी को हो गया। जबकि मेटाबॉलिज्म में ज्यादा इश्यूज नहीं आ रहे, किडनी सुकड़ गया, किडनी के अंदर एट्रोफी आ गया, सुप्रारीनल ग्लैंड खराब हो गया, तो ये सब चीज ओके, बाद में फिर ये अलामतें आ रही। हम हमारे पास जब आते थे लास्ट स्टेज में, तो हम क्रिएटिन और यूरिया को देख के जब ट्रीट करेंगे, तो उसके लिए हमको वो हिसाब से उसके मिजाज के एतबार से वो दवा हमको देना पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्के बरंजासिफ है, या अर्के मक्कू है, अर्के खासनी है, ये सब देने से क्रिएटिन और यूरिया की जो तकलीफ है वो कम हो सकता है। किडनी सही नहीं होगा, किडनी अलग खराब हो, जैसे डायलिसिस कर, डायलिसिस किडनी अच्छा होने के लिए नहीं, डायलिसिस एक मैकेनिकल काम हो रहा है, हीमोडायलिसिस, उसमें किडनी को कोई फायदा नहीं। अब तो अर्के मक्को अर्के कास्मी दे रहे, उसमें क्रिएटिनिन की लेवल बढ़ी हुई, क्रिएटिनिन लेवल को कम कर, जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट खाते हैं, डायबिटिक का थोड़ी इलाज कर रहे, बड़े हुए शुगर का इलाज कर, डायबिटिक के वही पड़ा है। तो यहाँ किडनी कैसे मुतासिर हो गया, उसकी वजह से जो होने वाले अलामत है, पाल्पिटेशन बढ़ रहे हैं, कभी जरूरी नहीं कि सूजन नहीं, लेकिन पाल्पिटेशन थकान है, पाल्पिटेशन थकान की वजह एचबी कम होते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास पैरालिसिस का केस आता है, पैरालिसिस स्टार्ट हुआ कैसे, मे बी सफरावी, ब्रेन में हिमरेज हो गया, फट गया,
बाद में इन्फ्राक्ट हो गए, बाद में मफलूज हो गए। तो एक एक दर्जे में बीमारी अलग अलग स्टेज गुजर के जब लास्ट स्टेज में आते तो हमको एक अलग मिजाज की मरीज मिलता है। सेम चीज किडनी के अंदर अक्सर याद रखना, तर्क दवा हार रतब दवा काम करता है, यानी खून बढ़ने वाली दवा, क्योंकि उसमें मेन एक अलामत होते है एचबी डाउन होना। उसी के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, ज्यादातर पाल्पिटेशन होता है, स्किन की चेंजेस हो जाते हैं, कभी कभी क्रिएटिन और यूरिया इतना बढ़ने के अंदर सेरिब्रल एनकेफेलोपैथी हो जाती है, क्योंकि वहां भी जाके खुश्की क्रिएट करता है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले कोई भी पेशेंट, सिर्फ यही की बात नहीं करो, कोई भी पेशेंट आन दो, ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या प्रॉब्लम है राइट नाउ, रिपोर्ट में पढ़ूंगा, सब मैं देखूंगा, राइट नाउ आप क्या चाह रहे हैं एज पर द ट्रीटमेंट के हिसाब से, आपको ट्रीटमेंट के बाद में आपको क्या चाहिए, मिलना चाहिए, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम, वो सवाल हर पेशेंट से पूछा करो। अगर वो सिर्फ रिपोर्ट में फंसा है तो वो उसको खुद को थोड़ा साइकोलॉजिकली पकड़ो कि तुम्हारी बात। तो यहाँ आप अगर पैल्पिटेशन हो रहे हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सिर्फ क्रिएटिन का, कि कभी मैंने देखा 18 क्रिएटिन का पेशेंट है मेरे पास, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं, कभी 2 के ऊपर गया सिम्टम्स आ जाते हैं। दैट अगेन डिपेंड अपॉन द मिजाज, क्यों जो बलगमी जो रहते या दमी रहते वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकते क्रिएटिन और यूरिया को, जो जिसके अंदर ऑलरेडी खुश्की है वो जल्दी इसको बर्दाश्त नहीं करते, सब फॉरन स्किन के अंदर मतलब कलर चेंजेस आ जाते। तो ये आप याद रखो, इसके अंदर आपको ये स्टार्ट करना जिगर को एज वेल एज द किडनी को, क्योंकि वहां से सबब का इजाला स्टार्ट करना। वरना आप सिम्टोमेटिकली आप रिलीव करना चाह रहे हैं तो आपको क्रिएटिन और यूरिया को कम करने की दवा इस्तेमाल, उसमें आता है अर्के मक्खू, अर्के कासनी वगैरह, इवन शरबत बजूरी बारिद है, शरबत बजूरी मुतदिल है, ये सब चीज से ट्रीट कर सकते। जैसे मैं अक्सर करता हूँ, उसमें जो शुरुआत से लबुक कबीर इस्तेमाल करता हूँ। लबुक कबीर बेसिकली ज्यादातर किताबों में मुगल्लिज़े मनी है दी, लेकिन वो मुगल्लिज़े मनी के साथ में मौलिद लबन भी है, मौलिद खून भी है, तो जिगर के लिए बेहतरीन चीज है, सॉरी किडनी के लिए। एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वंस यू आर डायग्नोस्ड एज ए सीकेडी या क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रोनिक डिजीज अगर आपको डायग्नोसिस किया, तो they won't give any, I mean they won't allow to you take any sort of protein food. प्रोटीन फूड को सब प्रोहिबिट करते, क्योंकि प्रोटीन की जो बाई प्रोडक्ट क्रिएटिन और यूरिया न होने के लिए, जबकि उन लोग ने वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी और होने की वजह से फिर वो एचपी का भी डाउन हो जाता है और फिर वापस उसी के अंदर होता है। तो याद रखने का, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन जैसे एल्बुमिन है या ऐसे प्रोटीन उनको दे सकते हैं, जो सैचुरेटेड के अलावा उनको दे सकते, घी भी दे सकते, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल सिम्टोमेटिक एक रिलीफ होता है और एक आपको सबब का इजाला। तो सबब का इजाला आपको करना है तो यू राइट नाउ यू स्टार्ट 10 ग्राम, उसके साथ में यू कैन स्टार्ट शरबत दीनार और रीना स्टार्ट बोल के अरमस का एक प्रोडक्ट आता है, रीना स्टार्ट, और एक दवाई गुर्दा, ये भी अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रही है। ये अगेन मैं वो पार्ट दवा के बारे में कम डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप बात की इसकी बोल रहा हूँ। रिनास्टा 2BD दे सकते हैं, और दवाई गुर्दा एक नाम अलग अलग कंपनी का किडनी स्टोन के लिए भी दवाई गुर्दा है। मेरा जो दवाई गुर्दा है दैट इज फॉर किडनी, इसके लिए। और मैं सबसे ज्यादा आजकल रिसर्च में कितने ज्यादा मुतालिया आजकल जो मैं कर रहा हूँ, मेरा किताब जो मैं पन्ना पलटते रहता हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉपर किडनी फेलियर का कोई फिलॉसफी क्या है उसके अंदर तो मिजाज से नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि आने वाले दौर में याद रखो इतनी बढ़ते जा रहे क्रिएटिन की हर चीज का, लेकिन ये कुछ ज्यादा है, पेशेंट को परेशान और लेके जाना पड़ता है क्लिनिक में, हफ्ते में 3 बार लेके जाओ, डायलिसिस करो, उसके साथ एक आदमी जाओ, गाड़ी भेजो, उसके साथ में पेट्रोल का खर्चा, 3 घंटा वहां बर्बाद हो गया। फायदा क्या है? 48 आवर्स भी नहीं। जिस दिन आप लोग ने कोई काढ़ा, कोई जोशांदा, कोई खशियांदा या कोई सिरप निकाले जिसमें इतना काम करे, किडनी को सही करने की जरूरत ही नहीं, तो इतना काम करे, क्रिएटिन और यूरिया की तादील करे,
कम करे या उसको रोक के रखे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेंगे एग्जैक्टली क्रिएटिन का मिजाज हर याबिस कौन सी दर्जे में, हरारत ज्यादा है कि यबूसत ज्यादा है, क्योंकि हमने पढ़ के रखे हर याबिस, लेकिन वहाँ एक बड़ा साइंस अंदर घुसा अंदर मतलब छुपा हुआ है। जैसे हार में 2 है क्या, यबूसत में 2 है क्या, यबूसत में 2 हरारत चीज ही बदल जाए। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने दिया था H2O पानी, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वैसे हमारी एक चीज एक हरारत दर्जा अव्वल में रुतूबत में 2 है, चीज अलग है। एक हरारत में 2 है, रुतूबत में 1 है, चीज बदल गया। तो हमने सिर्फ हार याबिस बारिद याबिस, ठीक है आज की दौर के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, आप लोग के हम लोग के साथ वहां तक अगर पहुंच भी गया, लेकिन बेसिकली आपकी समझ वहां परफेक्ट होता है जब आप इसके अंदर भी आपकी तकवा बढ़ के इसका भी एक दर्जे का तयन करें, ये किस हिसाब से ये किस हिसाब से ये, तब आपको एग्जैक्टली जैसे कंप्यूटराइज्ड जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस मरीज को। सर मैंने भी गर्म खुश्क दवा दिया, आपने भी गर्म खुश्क दिया, आपको आपसे दवा के फायदा हुआ, लेकिन मेरे से फायदा, तो आपने भी गर्म खुश्क दिया, मैंने भी गर्म खुश्क दिया, आपने गर्म खुश्क में 3 दर्जा, गर्म में आपने 1 दर्जा दिया, मैं गर्म खुश्क में कम दर्जे में दिया, गर्म में ज्यादा दिया होगा, वो आके असर किया होगा। यही चीज शायद अपनी पपैया हो या कोई भी चीज में ये काम कर रहा। हमने सिर्फ हार याबिस पढ़ के रखा होगा, लेकिन हार याबिस की यबूसत का दर्जा क्या है, हरारत का दर्जा क्या है, ये जानना बहुत। ओके डॉक्टर, थैंक यू।